Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. कभी सोचा है कि एक जंग, सिर्फ एक जंग, हमारी आज की दुनिया की नींव कैसे रख सकती है? द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो दुनिया सचमुच पूरी तरह से बदल गई थी। तो आइए आज उन बड़े बदलावों को समझते हैं जिन्होंने हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को एक नया आकार दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की कीमत वो इंसानी जानों में चुकाई गई थी। 6 करोड़ लोग। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इतनी भयानक तबाही के बाद ये बिल्कुल साफ था कि दुनिया को अब एक नए और बेहतर रास्ते पर लाना ही होगा ताकि ऐसा विनाश दोबारा कभी न हो। तो आज का हमारा सफर हमें युद्ध की राख से शुरू करके 2 सुपर पावर्स के टकराव तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि शीत युद्ध आखिर लड़ा कैसे गया, कैसे एक नई दुनिया बनी और ये बदलाव आज भी कैसे जारी है। तो चलिए इस कहानी के 5 हिस्सों को एक-एक करके समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव, एक ऐसी दुनिया जो सचमुच खंडहर बन चुकी थी। हाँ, युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन अपने पीछे टूटे-फूटे शहर, बिखरे हुए समाज और अनगिनत चुनौतियां छोड़ गया था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। यूरोप और एशिया में शहर मलबे के ढेर बन चुके थे। 5 करोड़ लोग बेघर हो गए थे, दर-दर भटक रहे थे। देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हो चुकी थीं और लोगों का अपनी ही सरकारों पर से भरोसा उठ गया था। इस खालीपन ने एक शक्ति शून्य यानी पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। इस तबाही से बाहर निकलने के लिए जो देश जीते थे, उन्होंने 3 बड़े लक्ष्य तय किए। मकसद ये था कि इतिहास फिर से खुद को न दोहराएं। पहला, न्यूरेमबर्ग ट्रायल से युद्ध अपराधियों को सजा देकर इंसाफ करना। दूसरा, जर्मनी और जापान जैसी ताकतों का विसैन्यीकरण, मतलब उनकी सैन्य शक्ति को खत्म करना। और तीसरा, इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना ताकि एक स्थिर भविष्य की नींव रखी जा सके। विसैन्यीकरण का मतलब सिर्फ सेना को खत्म करना नहीं था, नहीं, इसका असली मकसद था एक पूरी मानसिकता को बदलना। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां न केवल जापानी सेना को भंग किया गया, बल्कि एक ऐसा नया संविधान बनाया गया जिसमें जापान ने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता ही छोड़ दिया, और इसी कदम ने जापान के शांतिपूर्ण आर्थिक विकास की नींव रखी। लेकिन देखिए, जैसे ही एक संघर्ष खत्म हुआ, दूसरे की जमीन तैयार होने लगी। दुनिया के इन्हीं खंडहरों से 2 नई महाशक्तियां, 2 सुपर पावर्स उभरी, अमेरिका और सोवियत संघ। और उनके साथ शुरू हुआ विचारों का एक ऐसा टकराव जिसने अगले 45 सालों तक दुनिया को 2 हिस्सों में बांट कर रखा। इन दोनों महाशक्तियों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था अमेरिका, जो चाहता था कि दुनिया में लोकतंत्र फैले और बाजार सबके लिए खुले हों। वहीं दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जो साम्यवाद फैलाना चाहता था और अपनी सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप पर पूरा कंट्रोल चाहता था। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं थे, ये दुनिया को देखने के 2 एकदम अलग नजरिए थे, और इसी टक्कर ने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो इस वैचारिक टकराव ने एक ऐसी युद्ध को जन्म दिया जो मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग में, अर्थव्यवस्थाओं में और दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रॉक्सी के जरिए लड़ा गया। यही था शीत युद्ध। इसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी हॉट नहीं हुआ। मतलब दोनों महाशक्तियां कभी भी सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ी। क्यों? क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। एक सीधी लड़ाई का मतलब था पूरी दुनिया का विनाश। इसलिए ये दुश्मनी कूटनीति, जासूसी और पर्दे के पीछे से लड़ी गई। बर्लिन एयरलिफ्ट इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। जब सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी कर दी तो पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। क्या अमेरिका सेना भेजेगा? युद्ध होगा? नहीं। अमेरिका और उसके साथियों ने लगभग 1 साल तक हवाई जहाज़ों से शहर में खाना और ज़रूरी सामान पहुंचाया। ये एक साफ संदेश था, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम युद्ध भी नहीं चाहते। और ये सिर्फ बर्लिन की बात नहीं थी। दशकों तक दोनों पक्ष एक दूसरे को मात देने के लिए हर हथकंडा अपनाते रहे। दूसरे देशों को अपनी तरफ करने के लिए पैसों की मदद देना, CIA और KGB जैसी एजेंसियों के जरिए जासूसी करना, नेटो और वॉर्सो पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधन बनाना, और सबसे खतरनाक वियतनाम और कोरिया जैसे देशों में प्रॉक्सी युद्ध लड़ना, जहां वे सीधे नहीं बल्कि अपने समर्थित गुटों के जरिए एक दूसरे से लड़ते थे। फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध खत्म हो गया। वो दुनिया जो अब तक 2 ध्रुवों
अमेरिका और सोवियत संघ में बटी हुई थी, अब एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। एक ऐसा ग्लोबल लैंडस्केप जिसे अब नई ताकतें और नई चुनौतियां आकार दे रही थीं। इस नए युग की सबसे बड़ी ताकत है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। हमारे हाथ में मौजूद फोन से लेकर हमारे कपड़ों तक सब कुछ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के इसी जुड़ाव का नतीजा है। इसके फायदे भी हैं, जैसे नई नौकरियां और बेहतर जिंदगी, लेकिन इसके नुकसान भी हैं, जैसे बढ़ती असमानता और सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष। सच कहूं तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। और इस जुड़ाव का सबसे बड़ा प्रतीक है इंटरनेट। ये 2007 का चार्ट दिखाता है कि कैसे उस समय भी इंटरनेट दुनिया को जोड़ रहा था। जरा सोचिए, आज ये जुड़ाव कितना ज्यादा गहरा हो चुका है। कोई भी जानकारी अब कुछ ही सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। लेकिन शीत युद्ध के अंत का मतलब ये नहीं था कि दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गई, बल्कि पुरानी दुश्मनी की जगह अब नई और ज्यादा जटिल चुनौतियों ने ले ली। सोवियत कंट्रोल हटते ही युगोस्लाविया जैसे देशों में जातीय संघर्ष भड़क उठे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा और पर्यावरण संकट जैसी समस्याएं सामने आई जिनका कोई एक देश अकेले सामना कर ही नहीं सकता। और ये हमें आज के अंतिम पड़ाव पर लाता है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि ये जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। दुनिया हमेशा बदलती रहती है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हर बड़ी घटना ने दुनिया को एक नया मोड़ दिया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का बनना एक नई उम्मीद लाया, तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया। बर्लिन की दीवार का गिरना एक युग का अंत था, तो 9/11 के हमलों ने एक बिल्कुल नए तरह के संघर्ष की शुरुआत की। ये लगातार बदलते रहने की एक कहानी है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 20वीं सदी तो साम्यवाद और लोकतंत्र जैसी विचारधाराओं ने आकार दिया, पर 21वीं सदी को कौन सी ताकतें आकार देंगी? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी होगी, या फिर जलवायु परिवर्तन का बढ़ता संकट, या फिर कोई ऐसी ताकत जिसे हम शायद अभी देख भी नहीं पा रहे हैं? इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.